नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं बीएस यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे, गॉस का नियम व इसके अनुप्रयोग। हम उसमें देख रहे थे गॉस के नियम तक हमने पढ़ लिया था। तो कल मैं आपको बता के गया था कि हम आज पढ़ेंगे गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। लॉ तो हमने पढ़ लिया था, नियम हमने देख लिया था। हम आज पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस और गॉसेस लॉ। इसमें पहला अनुप्रयोग हम देखने जा रहे हैं। टोटल 6 अनुप्रयोग थे जो कल की क्लास में हमने बता दिए थे। पहला जो एप्लीकेशन है वो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, पहला टॉपिक के अनुसार हमें निकालना क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू निकालनी, ठीक है। और है क्या हमारे पास अनंत रेखीय, यानी कि एक ऐसा तार होगा जिसकी लंबाई अनंत होगी, और है कैसा, वो आवेशित तार है। कैसा है? आवेशित तार है। अब बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि दो तरह के हमारे पास पदार्थ हो सकते हैं, चालक और अचालक। एक तो कहा था चालक और अचालक। तो किसी बच्चे के दिमाग में, शरारती बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर यहाँ ये यूज क्यों नहीं किया कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनंत रेखीय आवेशित अचालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों समझो, कल मैंने आपको समझाया था कि जब चालक और अचालक की बात करते हैं और उसको हम आवेशित करते हैं तो आवेशों के मध्य एक बल लगता है जिसे हमने जाना था कूलाम बल से। वो बल क्या करता है, उनको यदि समान प्रकृति के आवेश है तो दूर ले जाने की कोशिश करता है, प्रतिकर्षित करता है। और जब कोई पृष्ठ होता है तो उसके अंदर पृष्ठ के अलावा कहीं नहीं जा सकते। आयतन होता है, बीच में से गैप हो तो दोनों पृष्ठों पे चला जाएगा लास्ट में। लेकिन यहाँ तार है, या यदि मैं तार के बारे में मैं बात करूं, एग्जांपल के रूप में समझना, यदि तार है, इस तार को मैं 5 कूलाम आवेश दूं। कितने कूलाम? 5 कूलाम। बोलिए मेरे साथ, कितने कूलाम आवेश दिया? 5 कूलाम आवेश दिया। मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलोगे तो बिल्कुल सुनूंगा मैं आपकी बात, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी भाषा को सुन पाऊंगा, आप जो बोल रहे हैं उसे, आपकी वाणी को मैं सुन पाऊंगा। 5 कूलाम मैंने आवेश दिया, ये आवेश क्या होगा, इसके ऊपर समान रूप से बढ़ जाएगा, ठीक है। जब समान रूप से बढ़ेगा तो मैंने इस तरह से दर्शाया 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ तक मैंने आवेश को बांटा। अब ये बताओ, ये प्रतिकर्षित करके ये आवेश जा कहाँ सकते हैं? इस तार के अलावा कोई जगह है क्या? नहीं है। तो चाहे ये चालक हो चाहे अचालक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालक हो चाहे अचालक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि चालक होगा तो भी इस पे जाने की जगह कहीं पे है ही नहीं, अचालक होगा तो भी जाने की कोई जगह है नहीं। चाहे अचालक हो, जगह कहीं पे बचेगी नहीं, तो वो समान रूप से इसी के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ टॉपिक अलग नहीं आएगा, चालक और अचालक, चाहे चालक बोले चाहे अचालक बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार यदि मान लो एग्जाम में देता है कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपसे उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चालक और अचालक के बारे में आपको समझ में आया होगा। आइए समझते हैं हमें करना क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, किसके लिए? अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से। तो पहले तो मैंने एक तार बनाया, कितना लंबाई कितनी है उसकी? अनंत है, ठीक है। आवेशित है बच्चों, इस पे कोई आवेश पहले से मौजूद है। अब देखो हमें यूज किसका करना है इसमें? गॉस के नियम का। शाबाश, किसका? गॉस के नियम का। गॉस के नियम का यूज करेंगे, साथ साथ हमें विद्युत फ्लक्स जो हमने पढ़ा था, उसका भी यूज करना है। phi बराबर EdS। और जब ये पढ़ेंगे तो हमें E की दिशा देखनी पड़ेगी कि इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र E की दिशा इस दिशा में होगी, इधर होगी या कहाँ होगी, हमें वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहला टॉपिक पॉइंट तो इसमें ये जानना जरूरी है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो कौन सी दिशा में आएगी, ठीक है। तो उस दिशा को हम जानने के लिए सबसे पहले इस चालक तार का एक छोटा सा हिस्सा मान लेंगे, ठीक है। मैंने एक हिस्सा मान लिया, यहाँ से ये A, यहाँ से B, एक तार का हिस्सा मान लिया। इस चालक तार के हिस्से के बीचों बीच मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन पर मैंने एक बिंदु लिया P। क्या लिया? एक P बिंदु।
इस P बिंदु पर मैं देखना चाहूंगा कि इस चालक तार, अभी अनंत को तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इस तार को देखते हैं AB को। इस AB तार के कारण के, इस AB तार के आवेशित होने के कारण से, इस AB तार के आवेशित होने के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी। तो पहले मैं जो ये AB तार था ना, इसे छोटे छोटे अल्पांशों में बांटता हूं। किसमें बांटता हूं बच्चों? अल्पांशों में बांटता हूं। ठीक है, तो एक अल्पांश आएगा हमारा A पर, एक अल्पांश आएगा कहां पर? B पर। ऐसे बहुत सारे अल्पांश आएंगे। यदि हम ये दो अल्पांश ले लें, इनके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख लेना, बस हमें पता चल जाएगा कहां पे क्या आएगी। चलो, इस अल्पांश को मैंने माना, इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस दिशा में। ठीक है, ये मैंने मानी dE1। कितनी मानी? dE1। इस D बिंदु पर जो आवेश है, इस अल्पांश में थोड़ा सा आवेश होगा, इस आवेश के कारण से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस दिशा में। ठीक है, इसे मैंने माना क्या? dE2। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां से इस चालक तार से P बिंदु कितनी दूरी पर है? ये दूरी पर है r दूरी पर। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। ये वाली दूरी किसकी? अल्पांश से इस P बिंदु की दूरी मैंने मानी कितनी? x। कितनी मानी? x। समझते जाना, नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, नहीं ओपन हो रहा तो उसका रिवीजन हम कुछ करेंगे, बाकी आप ध्यान से समझे इसे। ये मैंने मान लिया इतना, ये कोण कितना माना था? अल्फा मान लो, इसको भी कितना मान लो? अल्फा। तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब देखो, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अल्पांशों के कारण से अलग-अलग जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसकी दो दिशाएं आ रही हैं। तो इसको हम घटकों में वियोजित करेंगे, घटकों में बांटेंगे। यहाँ पर दो घटक आएंगे, पहले बांटना सिखा दिया, ध्यान से समझे। जो dE2 है, इस नीचे के कारण आएगा यहाँ पर dE2, बोलो साइन या कोस? क्या बात? कोस अल्फा। इस dE1 के कारण से आएगा क्या? dE1 कोस अल्फा। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही इसका ऊपरी घटक देखें, ऊर्ध्वाधर घटक देखें dE2 का, तो आएगा dE2 sin अल्फा, और नीचे की तरफ आएगा हमारे पास dE1 sin अल्फा। आ गया यहां तक समझ में? देखो, पॉइंट टू पॉइंट आप समझते जाएंगे तो चित्र बनता चला जाएगा। सबसे पहले मैंने अनंत आवेशित तार लिया, और पूरे अनंत वाले को तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर नहीं सकते, उसके बारे में हम उसका छोटा सा भाग लिया, और उस भाग पर एंड में मैंने छोटे छोटे दो अल्पांश माने, एक A बिंदु पर और एक B बिंदु पर। A बिंदु पर उपस्थित अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है? dE1, और B बिंदु पर उपस्थित एक छोटे से अल्पांश के आवेश के कारण से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है? dE2। अब dE1 और dE2 को मैंने घटकों में विभाजित किया, और दो घटक आए मेरे पास, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक आए dE1 sin अल्फा और dE2 sin अल्फा। इसी तरह से क्षैतिज घटक आए dE1 cos अल्फा और dE2 cos अल्फा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब जैसा हमने पहले भी एक एग्जांपल में देखा था, वैसे ही देखो ध्यान से कि पहले यदि मैं dE1 और dE2 की वैल्यू देखूं, dE1 की वैल्यू देखूं बिना सदिश की बात नहीं कर रहा मैं, सदिशों के रूप में तो इसको वियोजित कर लिया हमने। dE1 की वैल्यू देखो तो होता क्या है? k। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अल्पांश dQ अपॉन r², r की वैल्यू यानी न्यूनतम दूरी कितनी है? x। तो क्या आ जाएगा? k dQ अपॉन x है x², शाबाश x²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dE2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? k dQ। अब बताओ फिर से दूरी कितनी है? ये भी कितनी है? x। तो ये भी कितनी हो गई? x²। यहां से हमें पता चला कि dE1 और dE2 दोनों के मान क्या है? समान। तो dE1 परिमाण में समान है किसके? dE2 के। dE1 परिमाण में समान है किसके? dE2 के। तो बताओ dE1 कुछ आ रहा है दिमाग में? आगे क्या होगा? dE1 sin अल्फा बराबर होगा dE2 sin अल्फा के, यानी कि दोनों जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में समान हो गए, और इनकी दिशा क्या हो रही है? विपरीत। दिशा विपरीत हो रही है। मैंने बहुत बार आपको 11th क्लास में समझाया है कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, एक समान बल से इधर मेरे को खींचे, एक समान बल से इधर खींचे, तो मेरे पे कोई भी बल नहीं लगेगा। परिणाम कितना होगा? शून्य। ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, तो ना इधर गया ना मैं इधर गया, किधर गया? इधर भी नहीं गया। तो हुआ क्या इससे कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त, यानी कि ऊपरी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र नहीं होगा। फिर होगा कहां पर, घटक कौन से बचे, V2 cos अल्फा D1 cos अल्फा। यानी कि इस आवेशित तार के यदि इस तरह से हम रखें तो इसकी क्षैतिज या अभिलंबवत, इसे हम क्षैतिज बोलेंगे। ऐसा आवेशित तार होता तो अब क्षैतिज नहीं क्या हो जाता, ये ऊर्ध्वाधर हो जाता, तो हम क्या बोलेंगे इसे, इसके अभिलंबवत दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां जाएगी, इसके अभिलंबवत दिशा में। कहां जाएगी, अभिलंबवत दिशा में। समझ गए क्या। तो ये बात तो सबसे पहले हमने डिस्क्राइब की कि इस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तार के कौन सी दिशा में होगी, अभिलंबवत दिशा में होगी, ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी। दिशा कौन सी रहेगी विद्युत क्षेत्र की, ये वाली। समझ गए। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा हमारा, हमें ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज आपको भली बात आती है। माना एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, ठीक है, उसका एक भाग जिस पर दो अल्पांश a व b हैं, ठीक है, उनके a व b से x दूरी पर एक b बिंदु स्थित है जो किसके दिशा में है, इस तार के अभिलंबवत दिशा में है, जिसकी तार से विस्थापन कितना है, जिसका r है। यदि मैं बात करूं एक अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, D1, b अल्पांश के पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, D2। जब इसे घटकों में विभाजित करेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण के समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल तार की अभिलंबवत दिशा में होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा क्या, हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र E की दिशा, दशा नहीं दिशा, क्या ज्ञात करेंगे, दिशा। अब हमने दिशा ज्ञात कर ली, हमने विद्युत क्षेत्र E की दिशा ज्ञात कर ली, तब हमें नेक्स्ट पॉइंट अब आगे किसका यूज करना है, गॉस के नियम का। और गॉस के नियम का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या मानते हैं, काल्पनिक पृष्ठ। उस काल्पनिक पृष्ठ को क्या नाम देते हैं, गॉसीय पृष्ठ। क्या नाम देते हैं बच्चों, गॉसीय पृष्ठ। तो इस तार के आसपास मेरे को एक पृष्ठ मानना पड़ेगा जो इसे पूरे को कवर कर सके, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। अब निकालेंगे हम E का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे मिटा देता हूं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगले पॉइंट पे भी हम करेंगे, इन पॉइंट्स को देखते हैं आगे। E की दिशा में पता चल गई। अब ये जो तार था, इस आवेशित तार के चारों ओर एक बेलनाकार आकृति का गॉसीय पृष्ठ में मानता हूं। देखो इधर पृष्ठ मानूंगा तो फ्लक्स तो इधर भी आएगा, यदि पीछे मानूं तो सामने भी रह गया। तो ऐसा पृष्ठ तुम मानो जिसको चारों तरफ क्या कर दे, कवर कर दे। तो मैं एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करता हूं। कैसे पृष्ठ की कल्पना करता हूं, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करता हूं। और इस जो बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करता हूं उसकी लंबाई कितनी है, L, और उसकी त्रिज्या कितनी मान लूं मैं, कोई भी त्रिज्या मान लो। तो मैंने मान ली त्रिज्या कितनी, R। त्रिज्या कितनी मान ली, R, ठीक है, R त्रिज्या मान ली मैंने। लंबाई कितनी ली इसकी, L लंबाई ले ली। समझ गए क्या। अब बताओ इस पर आवेशित मैं इसको मैं आवेशित करूं, मान लो इस पर Q आवेश है, तो प्रत्येक अल्पांश पर कितना आवेश उपस्थित होगा उसे दर्शाता है एकांक लंबाई पर कौन सा आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। और ये क्या होता है, Q अपॉन L। क्या होता है बच्चों, Q अपॉन L। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, कितनी आ जाएगी Q की वैल्यू, लैम्डा L। समझ गए क्या। तो मान लो कि इस तार में यहां से यहां तक कुल आवेश कितना है, समेशन Q, ठीक है। तो ये समेशन Q हो गया अपॉन L, और समेशन Q की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा। समझ गए मेरी बातों को। एक गॉसीय पृष्ठ माना और इस गॉसीय पृष्ठ की आकृति कैसी थी, बेलनाकार आकृति होने के कारण इसमें मैंने आवेश माना, इस तार की लंबाई है L लंबाई पर कुल कितना आवेश है, Q आवेश है। अनंत पर पता नहीं कितना था, मैंने यहां से यहां तक माना कितना आवेश है, Q आवेश है। Q आवेश बटा हुआ है L लंबाई पर, तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। और डेल्टा Q का मान आ गया लैम्डा L। मैंने बार तुम्हें कहा था घनत्व पढ़ा रहा था तब कि आगे डेरिवेशंस में काम आएगा। समेशन Q की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा L। इसे मैंने समीकरण 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं फ्लक्स निकालने जाऊं तो फ्लक्स की परिभाषा दो तरह, एक तो फ्लक्स की परिभाषा से हम देखें तो वो आता है E डॉट S या फिर E डॉट
ds, जो भी चाहो आप मान सकते हो, E डॉट ds या E डॉट h, चलो ds माना था तो मैं इसको लिख देता हूं E डॉट ds। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला हो गया किससे, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, दूसरा मैं फाइव फ्लक्स की बात करूं तो होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 2। ये किससे, कौन से नियम से, ये होता है भाई गॉसेस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम से। बच्चों यदि समीकरण 1 और 2 दोनों को मैं देखूं तो फ्लक्स फाई का मान आएगा कितना, समेशन E डॉट ds बराबर किसके, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 तो आ गया समीकरण 1, अच्छे से हम समीकरण a दे देते हैं इसे। ठीक है, यहां समीकरण a से मान रखने पर, समीकरण a से मान रखने पर क्या फ्लक्स निकालना है, क्या नहीं निकालना, क्या निकालना है, ई निकालना है। तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, केवल ये रिलेशन लेके चलेंगे। चलिए, बंद पृष्ठ, पूरा पृष्ठ, ये हो गया E ds बराबर समेशन q की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। समीकरण 3 तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। समीकरण 3 बहुत आसान है, फिर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र E की दिशा ज्ञात की, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E की दिशा जब तक ज्ञात नहीं होगी तब तक हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार थीटा का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक तार लिया था, तार के यहाँ पर एक बिंदु माना और दिशा जानी। दिशा में पता चला कि अभिलंबवत दिशा में होगा, केवल दिशा में क्या जाना, अभिलंबवत दिशा में होगा, ऊपर की तरफ कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जब ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं है, जब ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल कौन सी दिशा में, हमारी क्षैतिज दिशा में। अब हम गॉस का नियम लगाने के लिए पहले गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करने के लिए हमने L लंबाई का तार माना, ऊपर नीचे हमने छोड़ दिया, L लंबाई का तार माना और उसके चारों ओर उसी उतनी ही लंबाई के बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना। ठीक है, इस जो गॉसीय पृष्ठ में लंबाई का तार है उस पर कुल आवेश है q, कितना है q, तो q कितने पर, L पर, इसको दर्शाएगा हमारा क्या, क्या देखिए आवेश घनत्व लैम्डा। ये जो लैम्डा है ये रिलेट करता है पूरी लंबाई पर भी। ठीक है, सेम रहेगा हर जगह पे। तो ये हो गया कि L लंबाई पर यदि q आवेश हो तो घनत्व कितना हो गया, लैम्डा, तो समेशन q की वैल्यू आ गई लैम्डा n। ये तो हो गया हमारा किससे, देखिए आवेश घनत्व से। इधर बात करते हैं, अब फ्लक्स दो तरह से रिलेट होता है, एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और एक गॉस के नियम से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से यूज इसलिए करेंगे कि E का मान वहीं पर हमें मिलता है, ये और कहीं पे आता है नहीं। क्या गॉस के नियम में E कहीं पे आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो E निकालना है तो E तो यहाँ से मिलेगा। अब इसको रिलेट करने के लिए हमने इन दोनों को एक जगह कंबाइन करके लिखा, फ्लक्स हमें निकालना ही नहीं है तो ये दोनों रिलेशन हमने साथ में लिए। आगे जैसे हम बढ़े, इसके साथ में EDS हो गया, समेशन q की वैल्यू आ गई लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 3 दे दी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को मैं ऊपर लिख लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं और इसी पर आगे बढ़ते हैं रिलेशन की ओर। देखिए हमने लिखा E डॉट ds बराबर इसके लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0, ये समीकरण आ गई थी हमारे पास 3। ठीक है, आप इस डेरिवेशन को पूरा होने के बाद में पहले ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे, समझ में ना आए तो, और उसके बाद रफ कॉपी उठा करके पूरे डेरिवेशन को ईमानदारी के साथ करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस पर 2020 में न्यूमेरिकल आया था, डेरिवेशन नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको कहा था 6 पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपकी बार 21 में डेरिवेशन आने के चांसेस है। न्यूमेरिकल पूछा गया था 2 नंबर का। चलो समीकरण 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जो पुल है, पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर देखें तो विद्युत क्षेत्र अभी हमने जाना था कि कौन सी दिशा में होगा, अभिलंबवत दिशा में होगा, इस तरह से। तो ये तो हो गई E की दिशा, कौन सी दिशा हो गई, E की दिशा। अभी इस बेलनाकार पृष्ठ को मैं देखूं, इस बेलनाकार पृष्ठ को मैं देखूं तो इसे मैं 3 पृष्ठों में बांट सकता हूं।
तीन क्षेत्रफल वाले पृष्ठों में बांट सकता हूँ। ये बेलनाकार आकृति है, समझे। एक तो ये वक्र पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। एक ये नीचे वाला, कौन सा, नीचे का आधार वाला, और एक छत वाला एरिया और आधार वाला एरिया। तो ये नीचे का हो गया क्षेत्रफल, एक ऊपर का क्षेत्रफल हो गया, और एक क्षेत्रफल ये वाला हो गया ds। क्षेत्रफल को ही तो दर्शाता है, आयतन थोड़ी लेंगे। तो यहाँ पे ये तो हो गया इसका क्या, क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल और ये छत का क्षेत्रफल। ध्यान से बताओ, बेलन का आधार और छत कैसा होगा, वृत्ताकार। ये कैसा होगा, ये किस तरह से होगा क्षेत्रफल, बिल्कुल इस किसके रूप में, परिधि के रूप में। कितनी लंबाई तक, L तक। अभी समझाऊंगा और आगे इसके बारे में। अब देखो, जब मैं इसके ऊपर ds की दिशा लूं, शुरुआत चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश कहां काम आएगा। इस पर मैं क्षेत्रफल सदिश देखूं तो कहां जाएगा, अभिलंबवत दिशा में, यानी कि यहां पर ds भी होगा अभिलंबवत दिशा में। तो मैं एक अल्पांश मान लेता हूं यहां पर, जिसको मैंने नाम दिया S1, और इस S1 पृष्ठ पर, ये पूरा पृष्ठ क्या है, S1, तो इसका क्षेत्र अल्पांश कितना हो जाएगा, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds1। ये पूरा पृष्ठ तो हो गया S1 पृष्ठ, और इसका जो अल्पांश था उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ds1। और इसकी दिशा कहां पे आएगी, सामने की ओर। तो ये आ गया हमारे पास ds1, समझ गए। तो यहां से मैं दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैंने नाम दिया θ1। कितना आ गया हमारे पास, 0 डिग्री। कितना आ गया, 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यहां देखो, अब ये पृष्ठ जो ऊपर वाला है, वृत्ताकार जो पृष्ठ दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल सदिश बताइए कहां होगा, ऊपर है तो क्षेत्रफल सदिश इस तरह से आया ना। तो मैंने इस पृष्ठ को नाम दिया S2। क्या नाम दिया, S2। इस पर मैं एक छोटा सा अल्पांश मानूं तो इस अल्पांश पर अभिलंब होगा ऊपर की ओर, और यही दर्शाएगा ds2 को। किसको दर्शाएगा, ds2 को। e की दिशा इधर, ds2 पर, तो थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। तो θ2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो, हाँ, शाबाश। आगे देखते हैं, ऐसे नीचे में एक वृत्ताकार पृष्ठ बनेगा। इस वृत्ताकार पृष्ठ पर नीचे की ओर यदि मैं बात करूं, ये भी वृत्ताकार सेम है उसके जैसा। अब पर इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, शाबाश, कहां होगा, नीचे की ओर। तो इसको मैंने नाम दिया पृष्ठ को तो S3, और इसके अल्पांश को नाम दिया ds3। ठीक है, ये दिशा हो गई e की, कोण बन गया 90 डिग्री, तो θ3 बन गया 90 डिग्री। ठीक है, यदि यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो ऐसे समझो कि टॉपिक हो गया। हाँ जी हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो टॉपिक हो गया। ये चीज यदि समझ में आ गई तुम्हें तो टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझ गए क्या, फिर से समझ रहे हैं। एक बेलनाकार पृष्ठ माना, गाउसीय पृष्ठ, इसके एक तो हो गया वक्र पृष्ठ, एक छत वाला और एक आधार वाला। सबको अलग अलग नाम दिए, इसको नाम दिया S1, इसको S2 और इसको S3। सब पर, इस पर मैंने एक अल्पांश माना ds1, इस पर माना ds2, इस पर ds3। ds1 की क्षेत्रफल सदिश का आएगा अभिलंबवत दिशा में, S2 पर का आएगा अभिलंबवत दिशा में, S3 पर अभिलंबवत दिशा में नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ तो कौन बन गया 0, ऊपर नीचे कितना 90। समझ गए। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इसे भी मैं 3 भागों में, कुल संपूर्ण पृष्ठ को मैं 3 भागों में तोड़ करके लिख देता हूँ। इसको लिखा मैंने कैसे, EDS इसके लिए S1 के लिए प्लस EDS इसके लिए S2 के लिए प्लस EDS किसके लिए बच्चों, S3 के लिए। और किसके बराबर चल रहा है ये, λ/ε 0। ठीक है, अब देखो यहाँ यदि मैं बात करता हूँ, जिसे हम खोलेंगे E, ये ds1 है 2 और ये 3, ये हो जाएगा E ds1 cos θ1 प्लस E ds2 cos θ2 प्लस E ds3 cos θ3। और ये किसके बराबर, λ/ε 0 के। प्रश्न कौन सा है, S1, S2 और ये S3। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। θ1 का मान कितना था, 0, ये तो हो गया cos 0, और cos 0 का मान कितना 1, ये कितना हो गया 90 का मान कितना 0, ये भी हो गया 90, कितना 0, यानी कि 2 टर्म्स आपकी कितनी हो गई 0। तो ये 2 डेरिवेशन, ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, एक पॉइंट बचा हमारे पास क्या, E ds1, और यहाँ पे S1 बराबर किसके, λ/ε 0 के। देखो E को मैं बाहर ले लूंगा, इसका समाकलन करूंगा तो आएगा S, और
ये आ गया S1, ठीक है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों आगे लिखा मैंने E और ये S1 बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसी भाग को मैं आगे बताता हूँ। S1 कलर कौन सा है, ये वाला, और ये है ना, तो वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है। एक बार ध्यान से समझे मेरी बात को, वक्र पृष्ठ होता कैसे, निकालते कैसे, ये देखो, ये क्या है, कोई भी वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त की क्या है, परिधि, इसको मैं किससे दर्शाता हूँ, 2 पाई r से, ठीक है। यदि मैं ऐसी परिधियां ऊपर नीचे रखता चला जाऊं, ये समझे चूड़ी है कोई वृत्ताकार, चूड़ी पे चूड़ी रखता चला जाऊं तो एक बेलनाकार आकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसे मैं कितनी लंबाई तक रख दूं इसे, L लंबाई तक, इसी तरह से मैं L लंबाई तक बढ़ता चला जाऊं तो ये मेरे को कैसे, कौन सा पृष्ठ मिलेगा, वर्ताकार पृष्ठ मिलेगा, सॉरी बेलनाकार पृष्ठ का कौन सा, वक्र पृष्ठ कर लेगा मैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r कहां तक है, L तक। ये h ऊंचाई थी तो कितना आ जाएगा, h हमने लिया है कितना, L, ये बन जाएगा 2 पाई r L, कितना बन जाएगा, 2 पाई r L, तो E इंटू 2 पाई r L बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों लैम्डा L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, E का मान आया हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये E की वैल्यू आ गई हमारे लिए, किसके लिए, एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो मैं इसे K के रूप में और भी छोटे रूप में लिखना चाहूं तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, इससे गुणा कर दूंगा 2 से, जैसे 2 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करते ही ये बचेगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिखते हैं, K, ये बच जाएगा हमारे पास 2k लैम्डा अपॉन, E की वैल्यू कितनी आ गई, 2k लैम्डा अपॉन, ठीक है। यदि मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं E को तो मैं लिखूंगा E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, समझ गए क्या, बिल्कुल आसान है, 2k लैम्डा अपॉन r। देखिए बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन का, मैं फिर से समझा दूंगा आपको, पर ये चीज आनी चाहिए आपको, रटनी नहीं है, रटना नहीं है, फिजिक्स में रटने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, कितना रटोगे तुम, कितने डेरिवेशंस को रटोगे, इसलिए टॉपिक से रिलेट करते हुए डेरिवेशन को समझना सीखें। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझे, मैंने यहां तक की बातें बता दी, 3 क्षेत्र पृष्ठ माने हमने, एक तो आधार, एक क्षैतिज और दूसरा वक्र पृष्ठ पर अल्पांश माना ds1, उसका क्षेत्रफल सदिश होगा इसी दिशा में, E की दिशा में तो कौन हो गया 0, अभिलंब 90, ये भी 90, तो θ1 0, θ2 और θ3 तीनों हो गए, दोनों हो गए कितने, 90 डिग्री। अब इसी कारण से cos 0 तो हो गया 1 और ये दोनों हो गए cos 90 0, यानी कि ये सब क्या हो गए 0, केवल एक बचा EDS1 cos थीटा, कौन से पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए, इधर तो E था ही नहीं, नहीं तो वैसे भी हम समझ सकते हैं 0 हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, एक ही बचेगा, कितना बचेगा 1, तो ये हो गया EDS1 लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0 कहां से आया, तो मैंने आपको समझा दिया था। अब ds1 का समाकलन करेंगे तो ऐसा आएगा, कौन से पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए, तो ये हो गया ES1। S1 क्या है, वक्र पृष्ठ बनता है वृत्त की परिधि को जब मैं L ऊंचाई तक लेके जाऊं तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, कितनी ऊंचाई तक, L तक, हो जाएगी 2 पाई r L, तो मैंने रखा E 2 पाई r L लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो लैम्डा L से L कट गया, इसलिए तार की लंबाई का कोई यूज नहीं था, L से L कट गया, आगे 2 पाई r से कहां चला गया, डिवाइड में, इसको छोटे रूप में लिखने के लिए मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो ऊपर बच गया 2 लैम्डा, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है k, तो हमने लिख दिया k E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, इसे सदिश रूप में लिखते हैं इस तरह से, और ये डेरिवेशन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात शायद यहां तक समझ में आ गई होगी, समझ गए क्या। तो जो अनंत रेखीय आवेशित तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, एक तो लैम्डा पर और एक किस पर, r पर। लैम्डा के तो क्या है समानुपाती, r के क्या है भी व्युत्क्रमानुपाती, r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों अब शायद आप इनके बीच में ग्राफ भी बना सकते हो, अब इनके बीच में आप शायद ग्राफ भी बना सकते हो, कैसे समझिए,
यहाँ लिया मैंने दूरी r। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हमारे पास लाइन आएगी कुछ इस तरह से, लाइन आएगी कुछ इस तरह से। जितना पास रहोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा रहेगी, दूर जाओगे धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन आ रहा है समानुपाती किसके, लैम्ब्डा के। तो यदि मैं करूं E और लैम्ब्डा के बीच ग्राफ की, E और लैम्ब्डा के बीच ग्राफ की, तो ग्राफ आएगी बिल्कुल सरल रेखा। यानी कि जितना ज्यादा लैम्ब्डा होगा, लैम्ब्डा मतलब घनत्व, घनत्व किस पे निर्भर करता है, आवेश पर। ये तार पे आवेश जितना ज्यादा होगा E का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। मैंने कहा था कि जितना आवेश ज्यादा विद्युत क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा, जितना आवेश कम विद्युत क्षेत्र उतना ही कम। तो ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट था, शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे अगले टॉपिक भी चलते चले जाएंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स मान लें या एग्जांपल्स मान लें, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पेश किया जाए फर्स्ट एग्जांपल जो इसका है फर्स्ट, यानी कि बुक का जो हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.1। एग्जांपल नंबर 2.1 वो कह रहा है एक अपरिमित विस्तार की सीधे तार, अपरिमित मतलब अनंत लंबाई के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान दे रखा है हमें 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। बच्चों माइक्रो को मैंने बताया था हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। कुछ पुरानी बुक्स है उसमें माइक्रो नहीं लगा हुआ है, उसे आप करेक्ट कर लेना, उसमें जगह छोटी हुई है, वहां पे प्रिंट नहीं हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास आया 2 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। आगे कह रहा है इस आवेश रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब देखो यदि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है बिंदु, तो उतना ही बड़ा क्या मानेंगे, हम पृष्ठ मानेंगे। तो त्रिज्या हमें दी 20 सेंटीमीटर, इसे हम लिख लेंगे मीटर में 2 20 × 10⁻² मीटर। हमारे पास लैम्ब्डा है, r है। क्या तुम E का मान नहीं निकाल सकते? क्या होता है 2k लैम्ब्डा अपॉन r, 2k लैम्ब्डा अपॉन 2, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, लैम्ब्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻²। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। यहां से यदि मैं देखूं पहले अंकों को ले लेता हूं, 2 × 9 × 2 अपॉन 2 गुना 10⁻⁹ और -6 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 18 गुना 10⁻⁻1 ऊपर जाएगी प्लस में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास, या फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻⁴ के साथ मात्रा लिखेंगे। तो मात्रा वैसे तो तुम्हें याद ही होगा, नहीं हमें पता है क्या होता है कौन Q है किसमें, न्यूटन में, Q किसमें, कूलम में। तो हम लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। E का मात्रा हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो आंसर आ रहा है E बराबर 1.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगला एग्जांपल बच्चों के सामने पेश करेंगे हम और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों एग्जांपल 2.11, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि आरबीएससी में आ चुका अब की बार 2020 में, और ज्यादातर बच्चों को पता भी नहीं चला कि एग्जांपल क्वेश्चन कहां से आया है। इसी का केवल वैल्यूज चेंज थी, इनके मान चेंज थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में हमें दिया गया है एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हमें वैसे लेते हैं 9.1 पर इसमें दिया गया है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ये दो वैल्यू हमें दी गई है। उसके बाद हमें जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो दे रखी है 0.1 मीटर, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा की वैल्यू हमें दी गई है 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर। ये वैल्यू देने के बाद हमें वेग पूछ रहा है, हमें पूछ क्या रहा है, वेग का मान पूछ रहा है। देखो ध्यान से, एक तार है आवेशित और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन
ई के कारण से लगने वाले विद्युत बल को हम निकालेंगे F अपॉन Q। Q यानी कौन से लगे इलेक्ट्रॉन पर, तो आवेश किसका, QE। तो ये तो हो गया F बराबर QE इंटू E। ठीक है, ये तो हो गया कूलाम बल। कौन सा बल, कूलाम बल। बच्चों दूसरा है हमारे पास में कौन सा, अब देखो 11वीं में हमने पढ़ा था कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो उस पे अभिकेंद्री बल कार्य करता है और वो होता है mv²/r। ये बल कार्य करता है। अब एक निश्चित त्रिज्या में कब तक चक्कर लगाएगी, जब दो बल बैलेंसिंग हो, बाहर की तरफ वाला और एक अंदर की तरफ वाला। तो दो बल यदि बैलेंसिंग होते हैं यानी कूलाम बल और अभिकेंद्री बल दोनों बैलेंसिंग में होंगे तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। तो दोनों की कंडीशन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, mv²/r बराबर QE। अब ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण, रेखीय आवेशित तार के कारण। ठीक है, और इसको हमने अभी सीखा था क्या होता है, अभी mv²/r तो ये हो गया m किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो m लिख देता हूं मैं। आगे देखते हैं QE तो सेम आ जाएगा। क्या देखा था अभी हमने, E बराबर 2k लैम्ब्डा अपॉन r। E बराबर 2k लैम्ब्डा अपॉन r। देखो r से r तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें v का मान निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा QE 2k लैम्ब्डा अपॉन n। चलो इसे सोल्व करते हैं इधर। आइए यदि मैं इसको आगे सोल्व करूं तो v² बराबर QE की वैल्यू रख दूं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 2 गुणा k का मान कितना आया, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -6 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुणा 10 की पावर -31। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहां बचा हमारे पास 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर, सोल्व करो देखिए 19 और 2 10 की पावर कितनी बच गई, -10 -10 -16 सॉरी -6 10 -10 -6 -16 कट जाएगा किससे, 31 से, क्या बचेगा -15 बच जाएगा -15। तो ऊपर आएगा किसमें, प्लस में 10 की पावर 15। बच्चों पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 लगाऊंगा और 10 लगाऊंगा तो एक और 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 14 बचेगी। ये वैल्यू है हमारे पास v² की। v का मान निकालेंगे तो अंदर रूट 2 गुणा 16 गुणा 10 की पावर 14। देखो सोल्व करते हैं, 16 का 2 गया 4 रूट 2 गुणा 10 की पावर 7, 4 रूट 2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, आपके बात समझ में आ रही होगी। v का मान कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान सा था। यहाँ केवल कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि एक तो वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो हमारे पास कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल, और उसका मान होगा mv²/r। उसको हमें कूलाम बल को रखना है और v की वैल्यू निकाल के लानी है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जस्ट अभी जो रिसेंटली हुआ है आरबीएससी बोर्ड 2020 में, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंटली देख लें। मैंने आपको पहले भी कहा था इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा के सैम्पल प्रयोगों से अपनी बार डेरिवेशन ना पूछे, यानी क्या है अपनी बार डेरिवेशन ना पूछे, इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया तो ज्यादातर बच्चों को भनक भी नहीं लगी कि क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए पूरी क्लासेस को।